एम लो टारगेट का, चेक टारगेट। हाँ, एक फास्ट से एम लेते हो वहीं पे टारगेट पे हिट होनी चाहिए गोली। कैसा चल रहा है? क्या अच्छा चल रहा है कि बहुत अच्छा? गुड। हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग जिस स्तर पे समझ पाओ उस स्तर पे बात करें, समझे? कोई शक सवाल होगा तो अपना दिमाग में रखना, फिर अंत में पूछ लेना, ठीक है? अभी ऐसा है ना कि रेलगाड़ी में तुम लोगों ने यात्रा की है ना? कैसा लगता है कि हम बैठे हुए पेड़ पीछे जा रहे हैं? ऐसा लगता है ना कि हम आराम से बैठे हुए पेड़ वेड़ पीछे जा रहे हैं, बिजली का खंभा पीछे जा रहा है। और इससे भी जो स्मूथ, मतलब इससे भी जो सरलता से चलता है, जैसे हवाई जहाज में भी तुम में से कम बच्चे बैठे होंगे, तो हवाई जहाज में बैठे तो लगेगा कि बैठे ही हुए हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, समझ गए? तो ये स्थिति किसकी है? ये तुम लोगों के जीवन की है। तुम लोगों को नहीं लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिस तरह से हवाई जहाज में बैठे आदमी को जो गति है उसका अनुमान नहीं होता है, उसको अनुभव नहीं होता है, उस तरह से तुम लोगों के जीवन की जो स्थिति है ना, इसमें क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या? तो उसी का एहसास कराने के उद्देश्य से हम ये लेक्चर ले रहे हैं। मोटे तौर पे इसमें एक भूमिका बताएंगे और उसके बाद जो मेरा टॉपिक है व्यवहार कुशलता, उसके बारे में बात करेंगे, समझ गए? तो तुम लोग सब हवाई जहाज में बैठे हुए हो और तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है इसका अनुमान नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो तुम्हारे जीवन का काल है 9वीं 10वीं से लेकर के 12वीं तक का, ये काल निर्धारित करेगा कि तुम लोगों के आगे का जीवन कैसा होगा। आज बात समझ में? गंभीर विषय है क्या? इसको हम सरल करके बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है? विषय गंभीर है और ये मत सोचना कि सीओ जो है वो सबको एड्रेस कर रहे हैं। हम सबसे बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं क्या? तुम जब ये समझोगे कि मंच पे खड़ा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे से बात कर रहा है, यदि तुम ऐसा समझोगे तो तुमको बात बेहतर समझ में आएगी और उसका प्रभाव भी तुम्हारे जीवन और व्यक्तित्व पे लंबा रहेगा, समझ गए? तो ये समझो कि हम तुम सबसे 1 to 1 मतलब इंडिविजुअली एक बच्चे से अलग अलग बात करें, ऐसे समझो। तो ये जो पीरियड है तुम लोगों के जीवन का, ये सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। इस पीरियड में तुम जैसे काम करोगे, जैसा विचार रखोगे, जैसे संगति रखोगे, जिस दिशा में मेहनत करोगे, वैसे आगे का जीवन चलेगा। तो जो मेहनत करेगा पढ़ाई में, किसी भी क्षेत्र में, वो उसमें आगे निकलेगा। क्योंकि ये जो हवाई यात्रा का पीरियड है, जबकि तुम्हारे माता पिता पीरियड कटा करके तुमको हवाई जहाज में बैठा दिया है, ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अगर इस हवाई यात्रा के दौरान तुमने मेहनत कर लिया तो जिंदगी भर हवाई जहाज से चलोगे, नहीं तो मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह से तो यात्रा का साधन जो है वो घटता रहेगा, समझ गए? तो इस समय तुम लोगों को अपने जीवन के बारे में एक विचार बनाना चाहिए। विचार किस लिए बनाना चाहिए? नाव चलती है गंगा जी में, तुम सबने देखा होगा। तो नाव जब चलती है तो उसमें एक पतवार होता है रडर कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वो दिशा निर्धारित करता है कि नाव किस दिशा में जाएगी।
तो अभी जो तुम लोग विचार बनाओगे, संकल्प लोगे, उसी मुताबिक तुम्हारे जीवन की नैया चलेगी। समझ गए? तो ये बहुत जरूरी है कि एक सोचा समझा हुआ तरीका, एक सोचा समझा हुआ उद्देश्य बनाया जाए जीवन का, ठीक है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम किया जाए। जब तुम लोग एक उद्देश्य निर्धारित करोगे और उसकी पूर्ति के लिए काम करोगे, तभी उसमें सफलता होने का चांस है। और बिना उद्देश्य तो अभी क्या कि 10वां पास करके तो क्या करें, तो इंटरमीडिएट ज्वाइन कर लेते हैं, इंटरमीडिएट के बाद क्या करें तो सोच रहे हैं ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करें तो सोच रहे हैं पीजी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जीवन में सफल होने की संभावनाएं घटती जाएंगी। ठीक है, तुम यही काम करो, 10वां करो, उसके बाद इंटरमीडिएट करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो, फिर पीजी करो, लेकिन एक उद्देश्य से करोगे। तो जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मान लो कोई लेक्चरशिप करना चाहता है, तो उसके लिए ये सब क्वालिफिकेशन जरूरी है। आजकल डॉक्टरेट भी हो गया शायद, तो पढ़ाई वो यही करेगा, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेगा। तो दो बच्चे जो कि जीवन में एक ही काम कर रहे हैं, एक उद्देश्य के साथ, एक बिना उद्देश्य के साथ, तो सफल होने की संभावना किसकी ज्यादा है? उद्देश्य वाले की, जो उद्देश्य लेके चले। तो ये समय है तुम लोगों के जीवन में अपना उद्देश्य निर्धारित करने का। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? जीवन में सबसे पहले तो अनुशासन होना चाहिए। पहले तो उद्देश्य होना चाहिए, वो तो हमने बता दिया। उसके बाद अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, और अनुशासन के साथ साथ सही मार्गदर्शन। ठीक है, क्योंकि अनुशासन के साथ भी अगर सारा का सारा जो कॉलम है वॉकर मार्च कर रहा है, मार्चिंग समझ, अब तक तुम लोग मार्चिंग आ गया होगा ना? हाथ हिला करके जो चलते हो ना, परेड होता है, होगा ना तुम लोगों का। तो अगर सारा का सारा कॉलम जो है, जो टुकड़ी है, वो अगर गलत दिशा में चली जाए तो उद्देश्य का पूर्ति नहीं होगा। इसलिए जबकि वो टुकड़ी डिसिप्लिन है, सही ढंग से मार्च कर रही है, तो डिसिप्लिन के साथ साथ सही मार्गदर्शन की आवश्यक है। और जीवन में सफल होने के लिए जो सनातन मानवीय मूल्य हैं, सनातन मानवीय मूल्य समझते हो तुम लोग? सत्य वगैरह जानते हो? ईमानदारी से जीवन बिताना चाहिए, ये सनातन मानवीय मूल्य हैं। ये पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये कभी बदलेंगे नहीं। सच्चाई बदलने वाली चीज है क्या? ठीक है, तो ये सनातन मानवीय मूल्यों का भी जीवन में स्थान होना चाहिए। तो वर्तमान में जो तुम लोग करोगे उससे तुम्हारा भविष्य निर्धारित होगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये समझ लेना। ठीक है, उसके लिए सही किताबें पढ़ना, सही संगति रखना, सही विचार रखना, सकारात्मक विचार रखना। ठीक है, दिमाग को ठंडा रखना, विचलित नहीं होना। हर बार आदमी सक्सेसफुल हो जाए जरूरी नहीं है ना, कई बार असफलताएं भी हाथ लगती हैं। अभी कुछ दिन बाद आरटीसी सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, सभी बच्चे जा सकते हैं क्या? कंटीजेंट का जो नफरी होता है वो तो लिमिटेड है ना, 125 बच्चे जाते हैं पूरे बिहार झारखंड से, सभी तो नहीं आ सकते हैं। तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, ये सब लेकर के चलते रहना है और अपने आप को, अपने दिमाग को सही चीज फीड करना है। फीड मतलब कि उसको प्राप्त कराना है। कहां से प्राप्त होता है? इंद्रियां हमारी कितनी है जानते हो ना तुम लोग? ठीक है, तो उन इंद्रियों के द्वारा हमको अपने परिवेश और बाकी सबका ज्ञान होता है। ठीक है, तो अगर कोई उल्टी पलटी बात करेगा तो वैसी बातें सुनेगा तो उसका दिमाग जो है सही काम करेगा नहीं। कोई गलत चीज देखेगा तो फिर उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा।
कोई गलत बात बोलता रहेगा, हमेशा दूसरों का बुराई करता रहेगा, तो उसका दिमाग खुद भी पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हम क्यों तुम लोगों को बता रहे हैं पता है? पहले का जो जीवन होता था ना, तकरीबन तुम्हारे दादा के जनरेशन का, तुम लोगों के दादा नानी लोग होंगे ना अभी, ठीक है, तो उन लोगों के समय का जो जीवन होता था उसको डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना आसान होता था। तो जैसे एक वो लड़की लोग गेम खेलते ऐसे ऐसे देखा तुम लोगों ने? तो पहले का जीवन ऐसा होता था, प्रिडिक्टेबल है कि हम ऐसा करेंगे तो सामने वाले ऐसे करेंगे, हमारा आज थकाएगा और फिर हमको मजा आएगा। ठीक है, इस तरह का जीवन होता था, सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सरल। ठीक है, उसके बाद का जो जीवन हुआ जिसमें तकरीबन हम लोग बड़े हुए वो शतरंज का नाम सुना तुम लोगों ने? शतरंज का गेम बन गया वो। हर आदमी जैसे कोऑर्डिनेटेड दो लड़कियां खेल रही हैं तो कोऑर्डिनेटेड है, पता चल रहा है कैसे कौन मूव करेगा। शतरंज में क्या है कि 64 उसमें चौकोर होते हैं, पता है उन लोगों को, और उसमें लिमिटेड मूव है कि प्यादा ऐसे चलेगा, घोड़ा ऐसे चलेगा, हाथी ऐसे चलेगा, राजा ऐसे चलेगा, रानी ऐसे चलेगी। ठीक है, ये सब लिमिटेड है, बट एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, मतलब बताया नहीं जा सकता है कि अगला जो खिलाड़ी है वो क्या करेगा। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा 2.5 कदम चलता है, वो आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी जगह खाली हो चल सकता है, समझे? बट अगर पूरा काफी जगह खाली है तो अगला खिलाड़ी किधर घोड़ा चलाएगा ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो एक सर्टन लाइफ स्टाइल से या सर्टन कंडीशन ऑफ लिविंग से एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ गया। शतरंज खेल पे आगे तुम लोग, मतलब हम लोग का जनरेशन, अभी तुम लोग का जनरेशन क्या खेल रहा है पता है? लॉन टेनिस समझते हो या टेबल टेनिस समझते हो? ये टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या बैडमिंटन, इसकी क्या खासियत है कि कितना भी खेल लो कोई भी 2 शॉट एक जैसे नहीं हो सकते हैं। या फुटबॉल, कोई भी 2 शॉट एक जैसे नहीं हो सकते ना, हर बार या तो थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, एंगल थोड़ा सा दाएं हो जाएगा, फिर बाएं हो जाएगा, कभी सामने वाला खिलाड़ी दाहिने से आएगा, कभी थोड़ा बाएं से आ जाएगा। तो तुम लोगों का लाइफ जो है ना उसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? व्यवहार कुशल होना, सॉफ्ट स्किल जिसपे हम बोलने जा रहे हैं। ठीक है, व्यवहार कुशलता अपने व्यक्तित्व में समावेशित करना, मतलब कि अपने व्यक्तित्व में उसको ले आना और उसको डेवलप करना, मतलब विकसित करना। ठीक है, ये व्यवहार कुशलता जो है वो अभी के समाज में सफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम लोगों से हम एक सवाल करते हैं। एक परिवार मान लो, अपने पड़ोस का है, जिसको भी कल्पना करना चाहते हो कर लो। एक परिवार है जिसमें कि 2 जुड़वे बच्चे हैं। तो जुड़वे बच्चे तकरीबन एक ही परिवेश में रहेंगे, एक ही परिवार में है, तो खाना पीना, रहना, पढ़ाई लिखाई, स्कूल वगैरह सब सिमिलर चलेगा उनका। ठीक है, और इत्तेफाकन की मैट्रिक के बाद दोनों एक ही कॉलेज में, मतलब इंटरमीडिएट के बाद दोनों एक ही कॉलेज में गए और उदाहरण के तौर पे एक ही फील्ड में भी चले गए। मान लो कि दोनों इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, और तकरीबन बराबर परफॉर्मेंस उनका रहता है किस तरह का, आगे चल करके वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एक जॉब में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो भी मार्क्स बहुत अच्छा है तो दोनों को एक ही जॉब मिल गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों बच्चों के, हालांकि ये जुड़वे हैं, एक ही परिवार, एक ही परिवेश, एक ही स्कूल में रहे हैं, इनके व्यक्तित्व में कुछ भिन्नताएं हैं। तो भिन्नताएं क्या है कि पहला जो है उसको
बच्चा ए और बच्चा बी, ठीक है। तो बच्चा बी जो है वो थोड़ा घमंडी है, ठीक है, और बच्चा बी जो है वो कोऑपरेट करता है, सबसे शांत दिमाग का आदमी है। बच्चा ए जो है वो सीधा मुंह बात नहीं करता है किसी से, उसको काफी अहंकार है कि हम इतना पढ़े लिखे और इतना अच्छे जॉब में आ गए हैं। बच्चा बी जो है वो सबसे मधुरता से बात करता है। बच्चा ए जो है वो दूसरों से घुलना मिलना नहीं चाहता है, उसको मतलब अपने अच्छे होने का बहुत घमंड है, ठीक है। लेकिन बच्चा बी जो है वो सामान्य है, सबसे मिलता जुलता है, अच्छे से बात करता है। बच्चा ए जो है वो कोई समस्या आती है तो समस्या को पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है, कि ये मेरे साथ गलत हो गया, अब इसको हम सबक सिखाएंगे। ऐसा होता है ना, तुम लोग में भी ऐसा भावना आता होगा। लेकिन बच्चा भी बोलता है कि चलो जो समस्या आई वो तो ठीक है, इससे आगे कैसे बढ़ना है, इससे आगे कैसे निकलना है, उस पर विचार करता है। और बच्चा है जो है वो झगड़ालू किस्म का है, कुछ भी थोड़ा सा उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो पहले झगड़ा करेगा। और बच्चा बी जो है वो देखता है कि चलो मन के मुताबिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला भी तो इंसान है, वो भी कुछ सोच रखता है। ऐसा होता है ना, हर कोई तुम्हारे हिसाब से व्यवहार करना जरूरी नहीं है ना, ठीक है। तो अभी ये दोनों एक ही परिवेश में पले बढ़े, आगे बढ़े, एक ही जॉब में आ गए, तो 5 साल बाद इन लोगों के व्यक्तित्व का हमने तुमको साफ बता दिया है। 5 साल बाद तुम में से किसको लगता है कि बच्चा बी जो है वो आगे होगा या बच्चा ए आगे होगा जीवन में? कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि बच्चा ए आगे हो जाएगा? किसी को ऐसा नहीं है? तुम बताओ ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? थोड़ा ऊंचा बोलो। जोर से बोलो। बच्चा एक उसमें ज्यादा टाइम देगा तो इसलिए वो आगे बढ़ेगा, और बच्चा बी लोगों से ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उससे उसको दूसरों की ही बात पे चलेगी, तो हमेशा खुद के बात पे चलना चाहिए। हाँ बोलो। ऑलवेज हमेशा अपने खुद के माइंड से चलना चाहिए और खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, दूसरों पे कम, दूसरों के सलाह से कम चलना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो दूसरे का भी सीख लेना चाहिए, लेकिन खुद पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। नहीं, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। बच्चा ए 5 साल बाद अधिक सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, या बच्चा बी? बच्चा बी। बच्चा बी ना? Yes. सबका यही विचार है, बैठ जाओ। तो ऐसा तुम लोगों ने इस पूरे इस हॉल में बैठे सभी लोगों ने ऐसा ही विचार किया, ऐसा क्यों हुआ? उसमें सॉफ्ट स्किल, व्यवहार कुशलता अधिक है। देखो, स्किल 2 किस्म के होते हैं, उनको ब्रॉडली एक हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। एक होता है जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टरी पढ़ लिया, या ITI किया, या नर्सिंग किया, जो भी है, ये सब स्किल जो है ये हार्ड स्किल है। और जो व्यवहार कुशलता के आयाम हैं वो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है। तो हार्ड स्किल जो है ना वो मोस्टली वो होते हैं जिसको कि पढ़ाया जा सकता है, और सॉफ्ट स्किल वो होते हैं जिनको पढ़ाना मुश्किल है, उनको आत्मसात करना पड़ता है। आत्मसात समझते हो? अपने अंदर उतारना पड़ता है। जैसे सच बोलने का आदत पढ़ने से नहीं आता है। सभी जितने यहाँ मौजूद हैं सभी को किसी न किसी स्टेज पे टीचर ने बताया होगा हमेशा सच बोलो, या परिवार में बोला होगा सच बोलो, लेकिन बोलते नहीं है ना। क्यों नहीं बोलते हो?
क्योंकि उस बात को जानते हो, उसको अपने अंदर उतारने में सफल नहीं हुए हो अभी तुम लोग। ठीक है, तो जो सॉफ्ट स्किल है इनको पढ़ाना मुश्किल है, उनको जानने के बाद उनको अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में उतारना पड़ता है, अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। ठीक है, और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये व्यक्तित्व के हिस्से हैं। ठीक है, जैसे कि वो झगड़ा नहीं करता है या दूसरे का दृष्टिकोण भी समझने की क्षमता रखता है, ये सब व्यक्तित्व के हिस्से हैं। जो उसका पर्सनालिटी है बच्चा बी का, उसमें शामिल है ना वो, अलग से उसको एफर्ट नहीं करना पड़ा है ना। सॉफ्ट स्किल का कोई डिग्री भी नहीं मिलता है, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए सॉफ्ट स्किल या व्यवहार कुशलता या व्यवहार कुशल होना बहुत ही जरूरी है। अभी इस उदाहरण से तुम लोगों को सॉफ्ट स्किल का महत्व, जो व्यवहार कुशलता है उसका महत्व समझ में आया। और ये जो तुम्हारे लाइफ का जो हवाई जहाज यात्रा वाला पीरियड है ना, 9वीं से लेकर 12वीं तक, ये आइडियल समय है ये सॉफ्ट स्किल्स को हासिल करने का। ठीक है, सुना सबने होगा कि सच बोलना चाहिए, लेकिन वो व्यवहार में ले आने का, सीखने का, उसको जीवन के अभ्यास में ले आने का यही समय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सॉफ्ट स्किल को हासिल करने की क्षमता व्यक्ति में घटते जाती है। आ रही बात समझ में? जैसे कि बाद में कोई परिवर्तन लाना भी चाहे, मान लो एक 10 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें एक लड़का या लड़की बहुत ही दंड है, तो बाद में वो सुधरना भी चाहे तो सब बोलेंगे अरे वो फलाना तो वैसा ही है। ठीक है, तो उसके लिए सुधरना या अपने आप को परिवर्तित करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो एकेडमिक नेचर का नहीं होता है, वो पर्सनैलिटी बेस्ड स्किल होता है और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। 2+2 सीखने में जितना समय लगता है ना, कितना समय लगता है? बच्चा जो 10-15 दिन में सीख जाता होगा ना। हाँ? अरे छोटा बच्चा कितने दिन में सीखता होगा? 2+2 4। अब तक 10 दिन में उंगलियों की गिन के बता देता है कि 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनका अभी हम नाम और थोड़ा डिटेल बताएंगे तुम लोगों को, इनको सीखने में लंबा समय लगता है और ये हमेशा अपने आप को रिमाइंड करते रहना पड़ता है कि हमको इस तरह से बिहेव करना है, मतलब अपने आप को एक तरह से ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मीठा बोलो, प्यार से बात करो, मतलब गाली गलौज मत करो और अगले को सम्मान दो। ये रात भर में नहीं सीख सकता है कोई, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब रात भर में याद किए जाते हैं। मतलब एग्जाम से पहले के रात जितना पढ़ाई होता है उतना रात भर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो एक रात में जितना सीख जाते हो और अगले दिन जाकर कॉपी में लिख देते हो, उस तरह से सॉफ्ट स्किल जो है उसको नहीं सीखा जा सकता है। तो इसको व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना पड़ता है और ये जो है वो एवरीडे अफेयर है, मतलब ये लगातार करते ही रहना पड़ेगा। जैसे इंजीनियरिंग का डिग्री है, मेडिकल का डिग्री है, नर्सिंग का डिग्री एक बार मिल गया तो हो गया कि भाई ये बच्चा जो है वो ITI पास कर गया है इतने प्रतिशत से, वो ठप्पा लगा करके सर्टिफिकेट दे देंगे तुमको। लेकिन सॉफ्ट स्किल में ऐसा नहीं होता है, तो कॉन्स्टेंटली अभ्यास को ले आते रहना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनमें से कुछ के बारे में तुम लोगों को बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें
अपने विचार को अभिव्यक्त करने की क्षमता, ठीक है, और दूसरे के विचार को सुन करके समझने की क्षमता। इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्किल और ये दक्षता जो है सभी को हासिल करनी चाहिए, और जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का समुचित ज्ञान। भाई लैंग्वेज या भाषा जानोगे तो बोल पाओगे, उस तरह से लैंग्वेज अच्छा रहेगा कभी तो अगले की बात भी समझ पाओगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, और उस पर भी क्या होता है ना, बातचीत होता है तो कई बार हम लोग बात करते हैं उसका बात काटने के लिए, ये जो बोल रहा है इसको काट देना है, कर दोगे तुम लोग? अभी उस लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पहुंचे हो, तो कई बार हम लोग ये करते हैं कि उसका बात काट दें, उसको सुनने समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, मतलब अपनी बात को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से अगले को पहुंचा सकना और उसके विचारों को उसके शब्दों के द्वारा सुन के, पढ़ के समझ सकना। विवेकानंद का नाम सुना तुम लोगों ने? उनकी कोई भी छोटी मोटी पुस्तक कुछ देखी पढ़ी है? कोशिश करना कभी पढ़ने का, ठीक है। तो वो तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार हमारे पास आज भी पुस्तकों के माध्यम से हैं, तो उन पुस्तकों को पढ़ करके हम उनके विचार जान सकते हैं। तो ये उनके द्वारा शुरू किया हुआ कम्युनिकेशन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है ना। हमारे बाद के जनरेशन अपॉन जनरेशन भी इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल में, ये व्यवहार कुशलता में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ एक बात बोलेगा उस पर भरोसा करना ज्यादा आसान है सामने वाले को बनिस्बत की जिस व्यक्ति के बोलने में विश्वास का अभाव है। समझ पा रहे हो तुम लोग? और इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है जो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। वो क्या है? सत्यम बलम, सत्य में बल है। तो आत्मविश्वास कहां से आता है? जो सही काम करेगा, जो मान लो कि एक क्लास में कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और कोई चोरी करके लिख रहा है और कोई बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई के आधार पर लिख रहा है, बाद में जिसने चोरी करके लिखा उसको ज्यादा नंबर आ गया और जिसने अपने मेहनत से लिखा उसको 2 नंबर कम आए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोगों को, जब इंटरव्यू फेस करने जाएगा वो किसी जॉब के लिए, तो जिसने चोरी करके लिखा है उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हम तो जानते नहीं है इस विषय को, कहीं कोई पूछ दिया तो क्या बोलेंगे। समझ रहे बात को? तो और जिसने अपने बलबूते पे जो भी हम हासिल किए हैं उसको ये भरोसा रहेगा कि भाई हमने इतना तो पढ़ाई किया है, इतने में तो कुछ भी पूछेगा तो हम बिल्कुल बढ़िया जवाब देंगे। तो उसको कॉन्फिडेंस होगा। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? उसने सही मेहनत करके ज्ञान अर्जित किया तभी आ रहा है ना ये। तो सत्यम बलम, सत्य में बल है। और जो सत्य का साथ लेके चलेगा जीवन में उसमें आत्मविश्वास हमेशा रहेगा, ठीक है। अगला जो सॉफ्ट स्किल है वो है टीम वर्क, मतलब एक समूह का हिस्सा बन करके किसी काम को संपादित करना।
तो ऐसा होता है कि जब तुम लोग अभी स्कूल में हो, इसके बाद जॉब में जाओगे या पारिवारिक संबंध होंगे तुम लोगों के, परिवार में रहोगे, तो जो तो समूह के साथ टीम को लेकर के चलने की काबिलियत रखेगा या टीम का हिस्सा बनने की काबिलियत रखेगा, वो टीम में वेलकम होगा, उसका टीम के बाकी सदस्य लोग स्वागत करेंगे, यहाँ ये अच्छा है, इसको अपनी टीम में लेंगे हम। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है कोई, तो उसका टीम, बाकी टीम मेंबर उसका स्वागत नहीं करेंगे, चाहेंगे कि उससे दूर रहे। ठीक है, तो टीम वर्क मतलब एक टुकड़ी के सदस्य होकर के या एक टुकड़ी का अगुवा होकर के, टीम लीडर होकर के काम करने या कराने की दक्षता भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, या एक टीम का दूसरे टीम के साथ मिलकर के काम कर पाना। तुम लोगों का भी टग ऑफ वॉर हुआ है कि नहीं? रस्सा कस्सी हुआ है? अभी नहीं हुआ है, होगा कल परसों, एक थल सेना कैंप निकल है ना, तब होगा फिर। तो उसमें दो टुकड़ियों में बांट करके रस्सा खिंचाया जाता है। ठीक है, तो जो टुकड़ी मिलजुल करके मेहनत करेगी वो जीतेगी, और जिसमें कोई सही से मेहनत नहीं कर रहा है, कोई आगे वाला कर रहा है, पीछे वाला नहीं कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आ जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए कि हाँ हम एज ए टीम काम कर सकते हैं या काम करने को तैयार हैं। ठीक है, अगला जो है वो है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हवाई जहाज से जा रहे हो, हवाई जहाज कहीं ना कहीं तो लैंड करेगा, लैंड करने के बाद तुमको होता है बैलगाड़ी से जाना पड़े। ठीक है, तो अब बैलगाड़ी में बैठे तुम दुखी हो जाओ और बोलने लगो कि क्या बैलगाड़ी है, धीरे धीरे चल रही है, हवाई जहाज कितना तेज चल रहा था, और ये इसमें वो कार मोटरसाइकिल में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, तुम जानते हो ना, वो नहीं होता बैलगाड़ी में। तो ऐसा होगा ना, गड्ढा वड्ढा होगा सड़क पे तो उसलेगा, बैलगाड़ी उसलेगी, फिर जो गड्ढा है उसका कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में भी जो अपने आप को बैलेंस रख सके, जो प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखता हो, अडेप्टेबल हो, वो ये हैबिट भी डेवलप करना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन अगर आ जाता है, जिस ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाती है या जॉब में आ जाती है जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया है, तो उस स्थिति में जो अडेप्टेबल है उसके लिए उस विपरीत परिस्थिति से निकलना आसान हो जाता है, और जो अडेप्टेबल नहीं है वो उस पर उलझ के रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्किल है जिसका नाम है गहराई से या सूक्ष्मता से किसी विषय को देख पाना या समझ पाना। ठीक है, जब भी कोई सिचुएशन काफी बोरिंग हो रहा है, लग रहा है कि समझ में आ रही बात। देखो, जीवन का मामला है तो थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो किसी भी परिस्थिति या विषय वस्तु को गहराई से समझ पाना। कई बार लोग होता क्या है, जैसे कि अभी हाल में तुम लोगों को एक उदाहरण देते हैं, जीवन उदाहरण है ये। अग्निवीर करके एक भर्ती की प्रक्रिया की घोषणा की भारत सरकार ने। बिहारियों ने 700 करोड़ के रेलवे की संपत्ति का बाहर कर दिया बिना सोचे समझे हुए।
कर दिया ना? लेकिन वो स्कीम इतना बुरा तो नहीं है। तुम लोग क्या लगता है, अच्छा है खराब है? अगर अच्छा नहीं भी है तो कम से कम जांच पड़ा करके तो उसको क्रिटिसाइज करो। बिना जांचे समझे हुए, बिना उसके सफलता असफलता, उसके गुण दोष का अध्ययन किए हुए संपत्ति को नष्ट करना तो मूर्खता है। ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति या विषय के बारे में सूक्ष्मता से सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, क्लीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आवश्यक है। इसी से जुड़ा हुआ है कि जो समस्याएं जीवन में आती है ना, आते रहते ना, तुम लोगों के लेवल पे छोटी समस्याएं आती होंगी, कॉपी का पेज खत्म हो गया, नोट्स लिखते समय या इस टाइप का। आई वंडर 10th क्लास में किस लेवल का प्रॉब्लम आजकल आ रहा है। ठीक है, तो जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या में उलझने के बदले उस समस्या को किस तरह से सॉल्व करना है, इसके बारे में सोचना। और ये कैसे होगा? ये जो पिछला जो गुण हमने बताया, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब सूक्ष्मता से विषय को जो समझेगा वो समस्या से आसानी से निकल पाएगा। क्योंकि जब सूक्ष्मता से तुम समस्या को समझते हो तो समस्या के जितने अंग हैं, एक समस्या के अंग होते हैं ना, जैसे कि दो लोगों के बीच जब झगड़ा होता है तो दोनों का कुछ न कुछ योगदान होता है ना उस झगड़े में। तो दोनों के आयामों को समझते हुए ही उस झगड़े का निराकरण होना चाहिए। ऐसा ही है ना? हमारे देश की न्याय प्रक्रिया भी यही करती है। जब कोई मुकदमा होता है तो जज साहब जो है वो दोनों को बोलने का मौका देते हैं ना। ऐसा तो नहीं एक आवाज सुने और बोले कि भाई ठीक है तुम तो सही हो, ये अगला जरूर गलत होगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आसान हो जाता है। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, तुम समस्या के विभिन्न आयामों को समझ सकते हो, समझने के बाद उसको दूर करने का उपाय कर सकते हो। एक ये जो हमारी तुम लोगों की हवाई यात्रा चल रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समझते हो तुम लोग? मतलब दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 घंटे में दिन से हमारा मतलब एक 24 घंटे का एक जो कालखंड है, ठीक है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात को मिला कर, ठीक है। तो 24 घंटे में तुम 25 घंटे का काम कर सकते हो क्या? एक वो मैथ्स में वो यूनिटी में एक नियम पढ़ा तुम लोगों ने? उसमें होता है ना कि एक मजदूर एक खेत को 8 घंटे में जोतता है तो 3 मजदूर कितने घंटे में जोतेंगे? तो उसमें ये है ना कि जो 8 घंटे में एक मजदूर जोत रहा है एक दिन में, तो एक ही मजदूर 3 दिन में उसको जोत सकता है। यही है ना? यस सर। 2.5 दिन में नहीं जोत पाएगा वो, क्योंकि 2.5 दिन में 8 16 और 4 20 ही घंटे होते हैं। ठीक है, तो दिन भर में 24 ही घंटे हर व्यक्ति को मिल रहे हैं, उसका जो सही इस्तेमाल करेगा वो उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है, और ये जो सही समय का इस्तेमाल है, इसकी आदत अगर 10वीं 12वीं तक में नहीं पड़ी ना, तो आगे इसको अख्तियार कर पाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो आप? तो तुम लोग सड़क पर चलते हो तो तुमको बहुत सारे आदमी दिखते होंगे, कुछ पैदल, कुछ साइकिल से, कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ गाड़ी से, कोई बस से, अलग अलग यातायाती साधनों से चलते रहते हैं ना। तो ये लोग जो हैं, इनको देख करके दिमागी अनुमान लगता है ना कि भाई जो गाड़ी खुद चला रहा है उसके पास ये साधन होंगे, जिसका गाड़ी ड्राइवर चला रहा है उसके पास ये साधन होंगे, जो महंगी मोटरसाइकिल से चल रहा है उसके पास ये साधन होंगे, जो मोपेड से चल रहा है उसके पास ये साधन होंगे, जो साइकिल से चल रहा है उसके पास ये साधन होंगे।
ऐसा अनुमान लगता है ना? ठीक है। तो उसी तरह से इन लोगों के जीवन में भी ये कालखंड आया होगा जिसमें से तुम लोग भी गुजर रहे हो, ठीक है। और उस कालखंड का सही इस्तेमाल नहीं कर पाने से या सही इस्तेमाल कर पाने से आगे के जीवन में कैसा जीवन चलेगा ये निर्धारित होता है। तो 24 ही घंटे का जो सही इस्तेमाल करेगा बच्चा, उसका आगे का जीवन, और जो उस समय का दुरुपयोग करेगा, ठीक है, उसका आगे का जीवन अलग अलग हो जाएगा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? इसको अभ्यास में ले आओ बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्या होता है ना कि एक ही बार, जैसे 10वीं की परीक्षा दे चुके हो तुम लोग, आधे से ज्यादा दे चुके होगे ना? कोई भी एग्जाम 8वीं की ले लो, 8वीं सब पास कर गए होंगे। तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र सब पढ़ते होगे ना? ठीक है। तो सभी विषयों को पढ़ करके अब साइंस का आंसर तुम ज्योग्राफी में तो लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये विभिन्न विषयों को पढ़ करके उनके एग्जाम में उसका उत्तर सही से लिख पाना, ये मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ एक व्यक्ति कई काम कर सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। और ये उदाहरण कहां से आ रहा है? ये उदाहरण तुम लोगों के जीवन से ही आ रहा है ना? 8वीं तक तो किया तुम लोगों ने, आगे चल के भी लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में मल्टीटास्किंग, मतलब एक बार में कई किस्म के काम कर पाने की दक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवहार कुशलता का हिस्सा है। एक और जो कि अभी तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आगे इसका ज्यादा रोल होता है जीवन में, वो है कि जब मतभेद हो जाए, देखो झगड़ा एक होता है, मतभेद अलग चीज होता है, दोनों में फर्क समझते हो? झगड़ा में तो मार पिटाई, गाली गलौज, बहस वगैरह हो जाता है ना, ऐसा होता है ना? झगड़ा कैसे करते हो तुम लोग? इस तरह से करते हैं ना, मार देगा, पीट देगा, गाली वाली दे देगा, इस तरह झगड़ा होता है। और मतभेद में ना स्तर ये नहीं होता है। अभी तुम लोग लेवल पे, तुम लोगों के क्लास में मतभेद नहीं होता है, आगे चल के होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मुंह पे तो ठीक ठाक बात करेगा, अंदर अंदर एक हिंदी में एक मुहावरा है, मुंह में राम भगत में चूरी, ठीक है। तो ये वो वाली स्थिति है। तो इस स्थिति में भी ना जिसका अप्रोच ये होता है कि वैसी स्थिति से किनारा करके निकलना। एक होता है कि उसी में उलझ जाए, वो मेरा बुरा चाहता है, हम भी उसका बुरा चाहेंगे, फिर वो ऐसे लगता रहेगा, उलझ करेंगे एक दूसरे से। और एक होता है भाई जो मेरा बुरा चाहता है उससे हाथ जोड़ो, दूसरे किनारे से अपने रास्ते में चले जाओ, ठीक है। अगर तुम लोगों में से किसी का उद्देश्य लाइफ में कुछ करने का है तो उस पर फोकस करो, ताकि अगले को सुधारने का, इसको तो हम दिखा देंगे, सिखा देंगे, ठीक है। और इन सब जो सॉफ्ट स्किल्स है या व्यवहार कुशलता के आयाम है, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सकारात्मक सोच। तुम लोग नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में फर्क समझते हो? मतलब कैंप में आए, सब कुछ वही कार्रवाई कर रहे हैं जो कि लागू है, बोला हमारा तो सिलेक्शन वही नहीं करेगा, पहले से ही मन में ये विचार बना लेना और मेहनत भी आधा कर देना और उम्मीद छोड़ देना, ये नकारात्मक सोच का उदाहरण है। और सकारात्मक सोच का क्या उदाहरण है कि हम कैंप में आए हैं, हम अच्छा करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे जी जान से और डिसिप्लिन में रहेंगे,
जिस चीज की सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या हो सकता है। तो ये एक छोटे लेवल का उदाहरण है, बट ये उदाहरण जीवन के लिए भी लागू है। लाइफ में भी सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसमें कि आदमी हतोत्साहित हो जाता है या निराश हो जाता है, और निराशा की वजह से क्या होता है, जितना उसको मेहनत करना चाहिए, ठीक है, उतना वो मेहनत नहीं करता है। जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास नहीं करता है। देखो, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो तुम लोग? कौन है? अभी उसने कितने साल का अपना जन्मदिन मनाया? 41 है कि 50 है? और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो कहाँ नाच रहा था? जितने भी साल का हुआ वो लंदन में नाच रहा था, समझ गए? तो तुमको तो लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, सक्सेसफुल आदमी है, इसको शक है क्या? लेकिन उस सक्सेस के पीछे उसने मेहनत कितना किया है ये तुम लोगों को पता नहीं है। पता है क्या? ठीक है। और मेहनत करने के दौरान उसके जीवन में भी कई एक बार ऐसे समय आया या ऐसा काल आया जबकि उसको लगा कि ये तो सारा मेहनत मेरा नाली में जा रहा है। मान लो वो रांची मोराबादी में जो फुटबॉल स्टेडियम है वहीं आके प्रैक्टिस करता था, ठीक है, तो वहां पे वो कई एक बार आकर के जो उसके डायरेक्टर थे उनके सामने रोता था कि सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा वगैरह। लेकिन उसने मेहनत करना छोड़ा क्या? अगर वो हतोत्साहित होकर के, निराश होकर के, नकारात्मक सोच के प्रभाव में आकर के मेहनत करना छोड़ देता तो आज वो सफलता के शिखर पे पहुंचा है, पहुंच पाता क्या? ठीक है। तो सकारात्मक सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में, ठीक है। तो हमने तुम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया। अब तुम में से कितनों को इनमें से 5 का नाम भी याद है ये बताओ, हाथ खड़े करो। नाम नहीं सुना है, हम सिर्फ हाथ खड़े करके बोले हैं जिसको। तो लड़के सब हार मान चुके हैं क्या? ठीक है। इनके बारे में संक्षेप में बता चुके हैं। मेरी समझ से नाम बताने पे तुमको याद आ जाएगा कि उसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। और दूसरा हम बता देते हैं कि उसमें तुम लोगों का अपना रोल क्या है और तुम्हारे दोस्तों का रोल या तुम्हारे दोस्तों के प्रति क्या रोल हो सकता है, ठीक है। ये व्यक्तित्व निर्माण, ये सॉफ्ट स्किल जो है, ये व्यवहार कुशलता के जो आयाम है, ये व्यक्तित्व निर्माण के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। मेरी हिंदी समझ आ रही है तुम लोगों को? और उसको सामान्य बनाए, ठीक है। तो पहला है बातचीत करने की कला, जिसमें कि तुम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सको और दूसरे के विचारों को सुन के समझ सको, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है।
दूसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के मूल में क्या है? सत्य। सत्यम बलम बताया ना हमने। तो आत्मविश्वास के मूल में सत्य है। ठीक है। अगला है एक टीम का हिस्सा होकर के काम करने की दक्षता, या एक टीम को का अगुवा बनने की दक्षता, लीडरशिप स्किल्स जिसको कहते हैं, टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क समझते हो ना? परिवार कैसे चलता है? परिवार टीम वर्क है ना? अधिकतर घरों में पिताजी कमाते हैं, माताजी बच्चों का देखभाल और घर का देखभाल करती हैं, और बच्चे उनके कमाए हुए पैसे को उड़ा करके बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये टीम वर्क है। उसके बाद है विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता या दक्षता, एडेप्टेबिलिटी। अगला है किसी भी विषय या परिस्थिति को सूक्ष्मता से समझ पाना, उसको गहराई से समझ पाना। उसके बाद है कोई भी समस्या यदि आती है तो उसको गहराई से सोच समझ करके उसका हल निकालना या हल निकालने का प्रयास करना। अगला है टाइम मैनेजमेंट, 24 घंटे के समय का सही इस्तेमाल करना, ताकि जो जीवन का उद्देश्य है, हमने बताया ना पहले, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करो तुम लोग। ठीक है, जो भी जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है उसको पूरा किया जा सके, टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद है एक ही समय एक से अधिक काम करने की क्षमता। जैसे तुम लोग देखते होंगे ना, ये आजकल कई लोग स्कूटर चलाते समय मोबाइल पे बात भी करते रहते हैं। ये मल्टीटास्किंग का गलत उदाहरण है, समझ गए? सही उदाहरण भी होते हैं और गलत उदाहरण भी होते हैं, तो ये गलत उदाहरण है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब जब की विपरीत परिस्थितियां हो और लोग तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हो या कार्रवाई कर रहे हो, तो उससे उलझना नहीं बल्कि उसको निपटाने की दिशा में करना प्रयास। और आखिरी है सकारात्मक सोच। ठीक है, तो ये 10 बातें यदि तुम लोग अपने व्यक्तित्व में उतार पाओगे तो इसका लाभ उठा लोगे। नहीं उतार पाए या आंशिक रूप से उतार पाए तो उसी क्रम में उसका कम लाभ मिलता जाएगा। जब 100% उतारेगा उसको 100% लाभ मिलेगा, जो 80% उतारेगा उसको 80% लाभ मिलेगा। ठीक है, और जो और भी कम उतारेगा, जो नहीं उतारेगा, वो व्यर्थ गवाएगा अपना समय जीवन का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है ना कि जिस स्टेज में तुम लोग हो, जिस हवाई जहाज में तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे मित्र लोग भी उसमें बैठे हुए हैं, समझ गए? तो इसमें मित्रों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उनका एक रोल है। अगर एक ग्रुप में सभी लोग अच्छे हैं, ढंग से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, वे में मतलब का लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो उसमें रहने वाला बच्चा, लड़का या लड़की वैसे गुणों को विकसित करेगा। ऐसा होता है ना? तुम सबके पेरेंट्स बोलते होंगे ना कि गलत लड़के या लड़की के साथ मत रहो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अब वो फलाना जो है वो बहुत बदमाश है, उसके साथ मत रहा करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जैसे परिवेश में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, उसके व्यक्तित्व पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों का क्या काम है कि अपने दोस्तों में इन सब गुणों को देखे और जहां उसमें कमी लगे उसको टोके, और जहां उसको लगे कि ये अच्छा इसके गुण विकसित हो रहा है उसको प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो दोस्त का सबसे पहला काम ये है।
लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा? जो खुद हमेशा झूठ बोलता है और दूसरे को बोलेगा कि तुम झूठ मत बोलो, तो कोई मानेगा उसके बाद? ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि फिर पहले वो अपने व्यक्तित्व में इन सब गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में, मतलब कम या ज्यादा मात्रा में विकास करे। ठीक है, इसके अलावा कर्म की निर्मलता के लिए सेवा करना सीखो। समझे? तुम लोग सेवा करते हो किसी की? किसकी? अपनी सेवा छोड़ करके बताना। देखो, तुम लोग सेवा करते हुए नहीं करते हुए इसका जवाब तुम लोगों को तो पता ही है। हमको पता नहीं, तो फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो सेवा भाव का विकास को विकसित करने से क्या होता है ना कि व्यक्तित्व में निर्भरता आती है। ठीक है, और इसमें दोस्तों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अकेला आदमी करते हुए झिझकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ग्रुप बना, जैसे पटना में एक छठ होता है ना, तो छठ की पूरी व्यवस्था कौन करता है? मेरे घर में नहीं, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान है तो अलग अलग घाटों पे जा करके उसकी सफाई और रास्ता बनाते हैं और लाइट लगाते हैं। तो ये सेवा भाव अकेले में कर पाना बहुत मुश्किल है, मित्र के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मित्र का इसमें योगदान है। इसके लिए कोई एनजीओ में ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि जैसे जो लोग कुछ ओल्ड एज होम चला रहे हैं या ऑर्फनेज समझते हो, अनाथालय। ठीक है, कभी मौका लगे तो इस तरह की जगह को जा करके देखना नजदीक से, उन लोगों का लाइफ कैसे चलता है। ठीक है, और मित्र का एक और रोल है जो संकीर्ण विचार समझते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना या जो अपना स्वास्थ्य है उसी को साधने के लिए प्रयास करना, ये संकीर्ण विचार होता है। और सभी का भला हो ऐसा सोचना, ये एक विस्तृत मानसिकता का परिचायक होता है। ठीक है, तो ये सब काम करने में मित्रों का योगदान होता है, क्योंकि यदि एक ग्रुप में एक व्यक्ति का विचार बिल्कुल संकीर्ण है तो बाकी उसके विचार को सुधारने में सहायक हो सकते हैं ना। तो ये संक्षेप में हमने तुम लोगों को बताया व्यवहार कुशलता के महत्वपूर्ण आयाम, उनका उसके पहले बताया कि तुम्हारे जीवन में इन सब विषयों का क्या महत्व है, तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण में इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो अब ये बताओ तुममें से किसी को कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आई हो या कोई अपना विचार रखना चाहता हो तो? सभी को पूरी बात समझ में आ गई है? अभी 10 के 10 नाम किसको याद है? देखो, पहला तो ये विचार बनाओ कि इनमें से जितने से अधिक से अधिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करोगे। याद रखने से ये विद्या जो है वो काम नहीं आएगी, क्योंकि बताया नहीं कि इसका कोई डिग्री नहीं हासिल किया जा सकता है। जैसे हार्ड स्किल होते हैं ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, ITI, इन सब का डिग्री होता है। ये जो सॉफ्ट स्किल होते हैं इनका कोई डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो ये विचार बनाओ कि इन सब गुणों को अपने व्यक्तित्व में समावेशित करना चाहोगे तुम लोग। समझे?
और यदि ऐसा विचार बनाते हो तो जहाँ से जब विसर्जित हो जाते हो तो अपने अपने नोटबुक में या अपने मोबाइल में या कहीं भी आपस में बातचीत करके इन 10 स्किल्स को लिख लो, ठीक है? क्योंकि पहले जानोगे तभी तो अपने आप में उतारोगे उनको, ठीक है? चलो, हमारी शुभकामनाएं। Thank you.